अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जनाब, रंदा और डंडा दोनों तेज़ हो गए हैं और रंदा भी फिर रहा है, डंडा भी चल रहा है और ये दोनों पहली बार इकट्ठे एक्टिव हुए हैं और ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है। इस सारी सूरत हाल में कप्तान डट गया है, डील करने से इनकार कर दिया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? आज के प्रोग्राम में बहुत अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी आम इंतखाबात से, और आम इंतखाबात में कोई सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक इंतहाई अहम ख़बर जारी की है और वो ख़बर ये है कि जी आम इंतखाबात 2024 के लिए 14,90,000 नफूस पर मुश्तमिल इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अब मतलब ये जितना भी पोलिंग स्टाफ है वो सब अपने अपने फ़राइज़ मनसबी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में कि 87 रोज़ तक मुल्क भर में 27,676 तरबीती नशस्तें मुनक्किद की गईं, जिसको में 3,821 मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग करवाई। इन ट्रेनिंग्स में जो शुरका थे उनमें 144 DROs यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और 859 ROs यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स और 1,91,526 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की है। और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है EMS उसको मौसर तरीके से चलाने के लिए 500 अफसरान और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, 5,000। और साथ ही इन सबको DEOs को जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको और रिटर्निंग अफसरों से मुंसलिक करने के लिए 148 ट्रेनिंग सेशन करवाए गए हैं, जिसमें 1400 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए, जिन्होंने बाद अज़ां 5,03,495 सिक्योरिटी एहलकारों को भी ज़रूरी तरबियत दी है। यहाँ पे ही मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बात तो ये पोलिंग स्टेशन से हमले की, तो फिर ये सिक्योरिटी एहलकार बीच में कहाँ से आ गए। इसमें मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि क्योंकि किसी भी वक्त कहीं पे भी कोई भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें वो जो तरबियत याफ्ता जो प्रिजाइडिंग अफसर है या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है उसको अगर कुछ हो जाता है तो वो फिर वो जो डिवाइस है उसको कौन चलाएगा। तो वो फिर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको भी इस हवाले से ज़रूरी नो हाउ दे दी गई है ताकि काम जो है वो इलेक्शन का ना रुके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। अब इलेक्शन चूँकि अब तो दिनों की बात है, अब तो ज़्यादा लंबा काम नहीं है, तो इसमें ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी जो खबर है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने पहले भी तिब्बी बुनियादों के ऊपर रुख्सत मांगी थी, लेकिन वो रुख्सत अभी उनकी मंजूर नहीं हुई थी कि उन्होंने वो अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली थी। उससे पहले वो 8 मरतबा एक ही दिन में कमरा अदालत के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। उससे पहले भी मुख्तलिफ जो जेल ट्रायल हो रहे थे उसके दौरान उनकी तबीयत ख़राब होती रही, उनको जेल अस्पताल के अंदर भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती रही। अच्छा, अब जो जज साहब हैं उनकी 14 मार्च को जो है वो रिटायरमेंट होनी है, और अब वो जो पहले दरख्वास्त उन्होंने दी थी वो उन्होंने वापस ले ली थी। उसके बाद उन्होंने तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया और अब ये पता चला है कि उन्होंने एक बार फिर अपनी रिटायरमेंट के दिन तक रुख्सत की दरख्वास्त कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्दीक भी की है। देखते हैं अब इस दरख्वास्त का क्या बनता है, क्योंकि ये जो जज साहब हैं इनके पास अभी भी एहतसाब अदालत के अंदर एक इंतहाई अहम केस है ज़ेर समाअत, और वो भी अब काफ़ी अगली स्टेजेस पर जा चुका है। अगर वो है 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस, जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी वाला केस, जो भी केस है इसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी तो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है, और जो बाकी मुलजमान हैं वो मुल्क से फ़रार हैं, तो वो जब भी पकड़े जाएंगे या जब भी कभी आएंगे तो वो उनका केस अभी फ़िलहाल अलहदा कर दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को क्या उनको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि केस अभी उनके पास एक और इम्पॉर्टेंट मौजूद है। तीसरी अहम खबर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो एक ख़ातून रुकने कौमी असम्बली थी पिछली असम्बली के अंदर,
आयशा रजब बलोच, जिनका ताल्लुक तांदियावाला ज़िला फैसलाबाद से है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी है और छोड़ने के बाद उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। जहांगीर तरीन से उनकी मुलाकात हुई है, उनके गले में वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो झंडा है उस तरह का एक दुपट्टा उनको पहनाया गया है। और आयशा रजब बलोच जो है वो टिकट चाहती थी मुस्लिम लीग नून से। उनके शोहर जो थे मरहूम रजब अली बलोच, वो भी MNA थे मुस्लिम लीग नून के। कैंसर की में मुब्तला होकर उनका इंतकाल हुआ। और जब अभी ये टिकट की जद्दोजहद चल रही थी तो उस दौरान आयशा रजब बलोच जो हैं वो पूरी कोशिश करती रहीं कि उनको किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नून का टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए मिल जाए। लेकिन पिछली दफ़ा जो वो MNA थी, उनको ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर MNA बनवाया गया था, वो बरह रास्त इलेक्शन लड़कर नहीं आई थी। अलबत्ता इनके मरहूम शोहर जो थे वो ज़रूर बरह रास्त इलेक्शन लड़ा करते थे। तो अब इनको दोनों जगह पे इनको टिकट नहीं मिला, ना तो इनको टिकट मिला बरह रास्त इलेक्शन लड़ने के लिए और ना ही ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर इनका नाम आया। जिसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद पहले तो गिले शिकवे वाली ट्वीटें वगैरह करती रहीं कि जनाब हमने बड़ी वफा की, रजब बलोच ने बड़ी वफा की। ये बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा एक मसला है कि हम लोग से मुराद है हमारा जो इज्तिमाई मामला है कि ये नहीं देखते कि हमें मिला क्या है, हम यही कहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है। अगर रजब अली बलोच फौत हो गए थे और उन्होंने पार्टी से वफा निभाई थी तो पार्टी ने उनकी बेवा को मखसूस नशस्तों पर रुकने कौमी असम्बली बनवाया था। तो अगर इस दफ़ा नहीं बनी तो अभी देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जिनको पार्टी के टिकट नहीं मिले। आप तलाल चौधरी को ले लें, आप ख़वातीन भी बहुत सारी रहनुमा ऐसी हैं जिनको नहीं मिले, लेकिन वो अपनी पार्टी के टिकट इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, टिकट ना मिलने के बावजूद दूसरे उम्मीदवारों की मुहिम चला रहे हैं। तो ये एक बहरहाल हर बंदे का अपना फ़ैसला होता है और ये फ़ैसला उन्होंने किया है। और इलेक्शन से न सिर्फ ये कि चंद रोज़ पहले किया बल्कि ऐन उस वक़्त इनकी शमूलियत की खबर आई है कि जब मुस्लिम लीग नून की तमाम तर क़यादत फैसलाबाद में जलसा करने के लिए मौजूद थी, जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। जिस रोज़ नवाज़ शरीफ, मरियम, ये सब लोग राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में जलसा कर रहे थे इंतखाबी मुहिम का, ऐन उस वक़्त आयशा रजब बलोच मुस्लिम लीग नून छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रही थी। तो ये हमने कहा कि आपके साथ ये चंद खबरें जो हैं वो शेयर कर लें। अच्छा जी, जो मैंने आपने देखा होगा थंबनेल पे भी लिखा हुआ है और मैंने अर्ज़ भी की आपसे कि जनाब रंदा और डंडा दोनों अब तेज़ हो गए हैं जनाब। रंदा तो हम उसको कहेंगे ये जो कानून का रंदा फिर रहा है, और डंडा हम कहेंगे वो जो 9 मई वाला डंडा फिर रहा है। तो ये दोनों का अब एक लीथल कम्बिनेशन बन गया है, इसमें ये मामला नहीं है। तो बात ये है कि दो चीज़ों की माफ़ी जो है वो मौजूदा जो सेटअप है, जो मौजूदा हमारे पावर कार्नर्स हैं, वो वहाँ पर माफ़ी नहीं है। एक 9 मई वालों के लिए माफ़ी नहीं है, दूसरा डिच करने वालों के लिए, धोखा देने वालों के लिए माफ़ी नहीं है। एक बार जिसको मिली उसने दोबारा जब किया तो फिर उन्होंने क्या कि भाई जी बस हुण जो होनी सी हो गई है, हुण तुसीं फिर भुगतो। तो वो अब चीखें निकल रही हैं बहुत सारे लोगों की। ज़रा हम पहले बात कर लेते हैं अपना पिंडी वाले शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद अहमद साहब भी एक मरतबा गए, फिर बकौल अपने उन्होंने चिल्ला काटा, लेकिन बड़े प्यार मोहब्बत वाला चिल्ला था, गर्म पानी भी मिलता था नहाने धोने के लिए। तो लेकिन उसके बावजूद जब ये आए और इन्होंने दोबारा से जब इमरान खान के वफ़ादारी की बात की और कहा कि जी मैं तो उसके साथ डट के खड़ा हूँ, तो ये अब कानूनी तौर पे तो और मामलात हैं, ज़मानत इनकी कैंसिल हुई तो गए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि शेख रशीद अहमद साहब बाकायदा अपने हलके की मिन्नतें और तरलों पर उतर आए हैं। और क्यों उतर आए हैं? इसलिए उतर आए हैं कि एक तरफ तो गेट नंबर 4 जहाँ पर इन्होंने सारी उम्र उसकी तरफ देखा, वहाँ से इनको किक हो गई। एक दफ़ा तो माफ़ी हो गई थी, लेकिन जब दोबारा इन्होंने गड़बड़ की तो फिर उन्होंने कहा काका जा फिर रक्षा चला, तो मतलब है वो फिर टिकटिकी चढ़ गए हैं। तो अब इनको एक तरफ उधर से हो गया मामला, दूसरा जिनकी खातिर किया था इमरान खान एंड कंपनी की खातिर, तो इमरान खान ने तो शेख रशीद की कीमत 3 करोड़ रुपए नहीं डाली। खुद शेख रशीद अहमद ने अपनी वो पिछली वीडियो में ये कहा था, हमने यहाँ पर चलाई भी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे मेरी हिमायत का ऐलान करने के बजाय शहरियार रियाज से 3 करोड़ रुपए लेके उसको टिकट दिया। ये इनका क्लेम है शेख साहब का 3 करोड़ का। तो फिर शेख साहब उसमें भी इन्होंने बड़ी मिन्नतें तरले की थी, और मैं आपको याद होगा हमने अपने व्लॉग में बताया था कि जी जनाब शेख साहब तो रुला देते हैं। लेकिन आज जो उनकी वीडियो आई है वो आप ज़रा देखें और आप फिर कहेंगे कि यार बंदा ये कर क्या रहा है। और
मतलब किस हद तक ये चला गया, ये ज़रा सुनिएगा। मैं आपकी खातिर मैंने अपनी जान कुर्बान कर रख दी है। मैंने अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जान कुर्बान कर दी है। खुदा के लिए कलम दवात को वोट दो। मुझे चक्की नंबर 15 में रखा हुआ है। बाहर निकलो, बाहर निकलो और 8 तारीख को कलम दवात को मोहर लगा के 56 और 57 में साबित करो कि जिंदा कौन हूँ। मेरी ही औलाद है, आप ही मेरी बेटी है, बहन है, माँ है। मैं मौत के करीब हूँ। मुझे जिंदगी दो और मुझे जिंदगी सिर्फ कलम दवात पर आपकी वोट और मोहर दे सकती है। खुदा और उसके रसूल के वास्ते 8 तारीख को कलम दवात के निशान पे मोहर लगा के शेख रशीद को एक नई जिंदगी दो। शेख रशीद आपको एक नया पाकिस्तान, नया पिंडी देगा, जान दे देगा। इनकी तरह जो मेंबर, आज़ाद मेंबर बिकेंगे, बिकाऊ नहीं हूँ मैं, कायम हूँ, जिंदा रहूंगा और मरूंगा। अच्छा, ये वीडियो जो आपने अभी देखी और सुनी, इसके जो आखिरी 5 सेकंड है, ज़रा उसको आप दोबारा सुनिएगा कि ये जब एक नॉक करने की आवाज़ आती है तो शेख साहब पीछे हो जाते हैं अपना फौरी तौर पे अपना बयान ख़त्म करके, और जब ये अपना बयान शुरू कर रहे थे तो दबी आवाज़ में कर रहे थे। यानी कि ये किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये ज़ेर हिरासत तो हैं, लेकिन इनको मौका मिल गया है एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराने का। अब ये हम 2-3 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि जो जेल हस्पताल है उसके अंदर ये अपना चेकअप कराने गए हों और वहाँ पर इन्होंने अपनी वीडियो मौका पाकर रिकॉर्ड करा दी। अब जेल के अस्पताल के अंदर मोबाइल कैसे लाया जा सकता है? बाहर का कोई बंदा तो नहीं ला सकता, शेख साहब भी नहीं रख सकते। तो वो वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हो सकता है उनमें से किसी की मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड की गई हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इनको बाहर ले जाया गया है RIC वगैरह में चेकअप के लिए, तो वहाँ पर लाया गया इनको और इन मौका पाकर वीडियो रिकॉर्ड करा दी। लेकिन वीडियो के अल्फाज देख लें जी, मैं मरने वाला हूँ, मैं मौत के करीब हूँ। ओ भाईजान, ये मौत जो होता है वो बड़ी तल्ख हकीकत होती है जिसको आप अपनी सियासत के लिए बतौर शुगल इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले भी ये माजी में भी इस तरह करते जी, मैं तो ये मरने वाला हूँ। मैंने आपको 2-3 वाक़यात इनके बताए जो माजी में इन्होंने किए हुए हैं कि जी ऐसा ज़ाहिर करते थे कि बस मैं तो गया और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अच्छी सेहत दे रखी है, ऐसी बात नहीं है, इनको कोई ऐसा सीरियस कोई बीमारी भी नहीं है। ठीक है, अब उम्र इनकी कोई 73-74 साल तकरीबन हो गई है। अच्छा, फिर दूसरा आप इसे देखें कि ये जो वीडियो है इसकी बैकग्राउंड देखिए, इसमें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रही। इसमें कोई ऐसी ऐप या ऐसी सर्विस इस्तेमाल की गई है जो कि बैकग्राउंड रिमूव कर रही है ताकि ये पता ना चले कि वीडियो रिकॉर्ड कहाँ हुई है, ताकि रिकॉर्ड जिनकी मुआवनत से हुई है उनका सुराग ना मिल सके। बहरहाल शेख साहब इस नोई स्टेज पर पहुँचे क्यों हैं? पहुँचे इसलिए कि भाई जब आप अपने आप को फ़खरिया तौर पर गेट नंबर 4 का परवरदा, उनका तर्जमान, उनका चपड़ासी, आज खुद ही आप बने हुए थे, तर्जमान आपको किसी ने बनाया नहीं था। तो वहाँ उनको आपने किसकी खातिर डिच किया? उस बंदे की खातिर जिसने 9 मई किया। 9 मई क्या है? 9 मई पाक फ़ौज के अंदर बगावत कराने का एक सोचा समझा मंसूबा था जो इमरान खान की सरबराही में वो उसके मास्टरमाइंड है और बाकी उनकी पार्टी ने तैयार किया। और फिर आप उठाया गया, आपको छोड़ दिया गया, आप वापस आए और आपने मतलब अपने मोमिन होने का ऐलान किया। उसके बाद फिर आप दोबारा इलेक्शन के वोट लेने की खातिर दोबारा आपने पार्टी बदल ली। तो मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पर एक बार की माफ़ी है, दूसरी बार की नहीं है। बहुत पुराने आप जो थे वो खिदमतगार थे पिंडी वालों के, और उनके मतलब हर उनकी जी जान आप करते थे, तो उस वजह से आपको एक दफ़ा माफ़ी मिल गई, तो दूसरी दफ़ा माफ़ी वाला वहाँ पर रिवाज कोई नहीं है। तो ये मामला है। अब हुआ क्या है शेख साहब के साथ? हुआ ये है कि शेख साहब जिसे कहते हैं ना, वो बकौल शेर अफजल मरवत वड़ गया। वड़ कैसे गया? ये मतलब 2-3 तरफों से फंस गए इस वक्त सिचुएशन के अंदर। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और जनाब आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस चल रहा है, इस ज़िम्मन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने मुनर्रफ होने वाले 3 बंदे और एक मौजूदा टिकट होल्डर ने शेख रशीद अहमद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए और 164 का बयान कलम बंद करवा दिया है अदालत के रूबरू। किस किस ने बयान कलम बंद कराए ये आपको बता देते हैं। सदाकत अली अब्बासी साबिक रुकन कौमी असम्बली मरी से जो थे और अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं PTI, उन्होंने ये 164 का बयान कलम बंद करवाया है। दूसरे हैं उनके साथ वासिक क्यूम जो गालबन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली के थे PTI के, वो भी पार्टी छोड़ गए उन्होंने।
तीसरा उमर तनवीर भट्ट जो पहले MPA थे, बाद में वो और किसी महकमे का उनको सरबराह बना दिया गया और अभी वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। लेकिन एक बंदा जो अभी भी आप उसको कह सकते हैं कि PTI के टिकट होल्डर है, क्यों वैसे टिकट तो वो दे नहीं सकते ना, हम आज हफ्ता ही कह सकते हैं या नामजद उनके कह सकते हैं, वो हैं कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा, जो कि ये चक्री वाली साइड से इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का। उन्होंने भी शेख रशीद का नाम लिया है अपने बयान में, वो ज़ेर हिरासत हैं। और इन्होंने चारों अफराद ने अपने बयान में ये कहा है कि 6 मई को शेख रशीद ने लाल हवेली में एक इजलास बुलाया जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। तो शेख साहब रंदा भी तो डंडा भी, ये इस वक्त शेख साहब की हालत है, दोनों का फेस करना पड़ रहा है शेख साहब को। और उन्होंने ये कहा अपने बयानात में कि जनाब इस इजलास में जो कि इमरान खान की माँ पर जो है वो बुलाया गया, यानी कि ये चारों बंदों ने ना सिर्फ ये कि शेख रशीद को इस प्लानिंग का जिम्मेदार ठहराया कि वो लाल वैली में मीटिंग हुई जो शेख रशीद की है, और इमाम पर किसकी, इमरान खान की। तो यहाँ पर आके इमरान खान और शेख रशीद एक ही सफ़ में खड़े हो गए, लेकिन इमरान खान ने शेख को टिकट नहीं दिया और शेख इस वक्त रोता कुरलाता फिर रहा है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उस इजलास में शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज़ की इमाम पर इन्होंने ये मीटिंग की, इमरान खान की इमाम पर। शेख रशीद कौन है ये तो आपको पता ही है। राजा बशारत कौन है? राजा बशारत इनके सूबाई वज़ीर कानून भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वक्त वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। और दूसरे राशिद शफीक साहब, ये शेख रशीद अहमद के भतीजे, और बल्ले के निशान पर वो पिंडी से इलेक्ट हुए थे, कलम दवात से नहीं हुए थे, उनके ख़िलाफ़। फिर एजाज़ खान, ये रुकने पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, पिंडी से हैं, आजकल मफरूर हैं, लापता हैं, उनका नाम भी आ गया। और राशिद हफीज़, राजा राशिद हफीज़, ये भी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, पता नहीं वज़ीर रहे हैं या नहीं, ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन MPA हैं, रहे हैं PTI के। तो ये जो इन 4 लोगों के बयानात से इमरान खान, शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी और राशिद हफीज़, ये सारे तले गए हैं। अब ये जो कुछ भी है, अब 6 फरवरी को अदालत ने शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक जो इनके भतीजे हैं, इन दोनों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तलब कर लिया है। तो सो भाई जी, शेख साहब डंडा भी फिट है और रंदा भी फिट है। अब आते हैं जनाब हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो हमने आपसे अर्ज़ की कि ये रंदा और डंडा जो है ये सारों को फिट किया गया है। जिन्होंने 9 मई किया है भाईजान, हम बार बार कह रहे हैं, किसी को कोई माफ़ी नहीं है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि अब जूं इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करें और मफरूर भी रहें और फिर आप इलेक्शन भी लड़ें, यह मुमकिन नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करनी चाहिए, बाकी सारी कोई बात नहीं। देखें, जो लोग गिरफ़्तार हैं 9 मई के मुकदमात में, चाहे वो जेल में हैं, अगर उनको अभी तक सज़ा नहीं हुई तो वो इलेक्शन लड़ने का हक़ रखते हैं और उनको रोक भी कोई नहीं रहा। वो यास्मीन राशिद भी तो जेल से ही इलेक्शन लड़ रही है ना, 9 मई में ही अंदर हैं, तो उनको किसी ने उनकी कागजात नामजदगी रिजेक्ट नहीं किए। लेकिन जो बंदे कहें जी हम मफरूर भी रहें और हम इलेक्शन भी लड़ लें, तो ये भाईजान ये नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, लिख के रख लें। अच्छा, फिर एक ये जो कहते हैं कि जी वो हमारे बंदे उठा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, भाईजान आपके नाम वो जिसे कहते हैं तजवीज़ करिंदा हों, तायद करिंदा हों, उम्मीदवार हों, या आपके पोलिंग एजेंट्स हों, या आपकी पार्टी के लीडर हों, छापा और रेड उसी के घर में पड़ रहा है जो कि मफरूर है और इश्तिहारी है। किसी बेगुनाह बंदे के घर में कोई छापा नहीं मारा जा रहा, और जो गुनाहगार हैं उनके लिए माफ़ी कोई नहीं है, चाहे वो शेख रशीद है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी है, जिसने उनको डिच किया है, भाईजान किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें तो अब आगे जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि 8 फरवरी तक तो ये सारी सूरत हाल है। 8 फरवरी के बाद क्या होगा? 8 फरवरी के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ होने वाला। 8 फरवरी के बाद जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग नून की नहीं भी बनती, किसी और की बन जाती है, पीपल्स पार्टी आ जाती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बनती है, जो भी है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ करने के लिए तैयार हो। ये अपने गले में ये तहमत कोई भी नहीं डालेगा। सो इलेक्शन के बाद भी इनके लिए
कोई अच्छी खबर मौजूद नहीं है। और अब जूं जूं दिन गुजरेंगे, ये जो जेल के अंदर इमरान खान साहब की जैशियाँ लगी हुई थी ना, देसी कुकर ते देसी बकरे ते देसी घ्यो तो जनाब नट्स आ रहे ने, तो जिम बन रहे ने, तो जनाब साइकिल मंगाइया जा रही ने, तो जनाब वो पार्कें खुली हो रही हैं, वॉकिंग एरिया दिया जा रहा है, एक्सरसाइज एरिया दिया जा रहा है। अब हर गुजरने वाले दिन के साथ ये सहूलतें कम या ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी आपको। और जेल जेल होती है। वो आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं ना कि जेल तो बताना ही अपना आप 2 साल के बाद शुरू करती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनको 2 साल लगें। इमरान खान एंड कंपनी को 1 साल के अंदर ही अंदर जेल बताना शुरू कर दी थी कि जेल क्या होती है। अभी ये जो आपने देखा कि फ़ैसला हुआ, ये जो इद्दत केस वाला था जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा आई। वहाँ पे इमरान खान साहब ने फिर मीडिया से गुफ्तगू की और कल भी की थी कि जी वो बुशरा बीबी से रब्ते हो रहे हैं, डील के लिए बात हो रही है, इनडायरेक्ट रब्ते हो रहे हैं, मैं बात नहीं करूँगा किसी से, ये नहीं करूँगा, लोग निकले वोट देने के लिए। भाई साहब इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। ये वही इमरान खान साहब है ना जो परसों स्टेटमेंट दे रहे थे कि जनाब 19 महीने हो गए मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। अगर उनकी अहलिया के ज़रिए रब्ता किया जा रहा था तो वो कभी ये ना कहते, वो तो तरले कर रहे हैं यार मेरे से कोई बात कर लो। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, आज भी इनको पता चल जाए ना इमरान खान साहब को कि जी मुझे जेल में जनाब किसी सूबेदार ने मिलने आना है, तो इमरान खान ने खुशी से सोना नहीं है जब तक 4 दिन गुजर जाए कि जनाब वो मुझसे बात करने आ रहा है। अब जब इनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे हम इनडायरेक्ट बात हो रही है, हमसे रब्ते हो रहे हैं। ये इलेक्शन से पहले अपने वोटरों को तसल्ली देने की कोशिश है, कहने नहीं फिक्र ना करो मामला सेट हो जाएंगे। कोई मामला शमलात नहीं सेट होने, करनी भरनी पड़नी है भाई। और डंडा और रंदा दोनों इस वक्त तेज़ हैं। किसी सियाने ने इमरान खान को कहा कि ये बात जो तुम कर रहे हो कि 19 महीने से मैं मिन्नतें करूँ, मेरे से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तुम इससे पीछे हटो और ये अपने वोटर्स को मैसेज दो कि जनाब वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं वो खान कब डटा पड़ा है, वो खान डटा पड़ा कि यूट्यूबर्स वालों ने जाली वो चला के वो व्लॉग्स और वो सोशल मीडिया पर जाली शोर मचा के वो डटा हुआ है, खान मान नहीं रहा, वो खान को उन्होंने कंधे चढ़ा दिया। तो खान साहब को अभी नज़र आ गया कि नहीं जी मुझे अब आगे इलेक्शन लड़ना है, तो मैं लोगों को आस दूं। अभी तक वो लोगों को उसी आस पे ही रख रहे हैं कि फ़िक्र ना करो मेरी बात हो रही है, लेकिन भाई जी कोई बात नहीं होनी। जो रियासत से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।